हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था केमिकल रिएक्शन और उसके कैरेक्टरिस्टिक को। तो अगर वो आप वीडियो नहीं देखें तो आप उसको देख सकते हैं। वो देखने के बाद आप ये देखेंगे केमिकल इक्वेशन अगला टॉपिक है हमारा। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने उसमें बात किया था केमिकल रिएक्शन में कि जब वन वन आर मोर सब्सटेंस चेंज इनटू द अनदर न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो उसमें क्या हो रहा था कि अगर वन आर मोर सब्सटेंस जो है वो किस में चेंज हो जा रहे थे, प्रोडक्ट में चेंज हो रहे थे, तो उस रिएक्शन को हम उसको क्या बोलते थे, हम केमिकल रिएक्शन बोलते थे। अब उसमें हम तो पूरा लिखेंगे नहीं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है और उसके बाद ऑक्सीजन है और उसके बाद क्या है, रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इतना लिखने के लिए क्या होगा, हमारे पास टाइम चाहिए, टाइम ज़्यादा चाहिए। उसके बाद पेपर भी जो है कम लगना, पेपर भी क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो पेपर की बचत करना, टाइम की बचत करने के लिए कुछ सॉल्यूशन खोजा गया जिसको बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। तो इसको केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो क्या होगा। तो अगर इसी को हम क्या करते हैं, इसको सिंबल के फॉर्म में लिख दें, ठीक है। तो इसका अगर हम सिंबल लिखें तो मैग्नीशियम तो Mg हो जाएगा, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन को देखें तो O2 हो जाएगा। अगर फार्मूला क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपका टाइम बच गया और आपका जो है इंक बच जाएगा, पेपर बच जाएगा। तो बहुत से क्या और लाभ होने वाले थे, ठीक है। तो इसलिए जो है ये केमिकल इक्वेशन की डिस्कवरी हुई। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, तो इसको हम कैसे सेंटेंस में लिख सकते हैं, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन को अगर हम विद द हेल्प ऑफ सिंबल क्या करते हैं, अगर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एंड फार्मूला फार्मूला द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट, ठीक है, जो सब्सटेंस इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं इज नोन एज ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, या आप ऐसा भी रिएक्शन डिफिनीशन लिख सकते हो, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो गया। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन को अगर हम सिंपल में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो है, अब इसमें अगर देखें तो केमिकल इक्वेशन जब आप लिख रहे हो तो उसमें क्या करना होगा, तो रिएक्टेंट आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो रिएक्टेंट जो है वो कहाँ होगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा विद द प्लस साइन। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसमें अगर मोर देन टू कह सकते हैं रिएक्टेंट प्रेजेंट है, तो उसमें हम क्या करेंगे, आप उसमें क्या करेंगे, आप उसके बीच में प्लस लगाएंगे। जैसे मैग्नीशियम है तो प्लस लगाएंगे, तो हम कह सकेंगे Mg लगा दिए और प्लस क्या लगाएंगे, आप ऑक्सीजन लगाएंगे। ठीक है। अब ये रिएक्ट करेगा। ठीक है। तो ये क्या है, आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो वही कह रहा है कि जो है रिएक्टेंट्स शुड बी प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होना चाहिए। और उसके बाद अगर बात करें तो द प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो जो प्रोडक्ट होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए Mg है और क्या फॉर्म होता है वो, ठीक है, विद द प्लस साइन बिटवीन देम। तो अगर मोर देन, इसमें तो हालांकि एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, अगर मोर देन टू प्रोडक्ट अगर फॉर्म होते तो उस केस में हमें क्या करना होता है कि इसके बीच में क्या करना होता है, हमें प्लस लगाना होता है। क्लियर हो गया। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है और उसके बाद क्या है आपका HCl है, आप रिएक्ट करा देते हो तो क्या बन जाएगा कि Na and Cl। तो NaCl हो जाएगा एंड प्लस क्या हो जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। तो उस केस में अगर बात करें तो देख रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट में क्या है, जो प्रोडक्ट है वो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है और विद द प्लस साइन बिटवीन देम। ठीक है। तो इनके बिटवीन क्या किए हैं, आपने प्लस साइन लगा दिया है, और ये 10 को आपने लेफ्ट लिखा है और इसके बिटवीन क्या किया, आपने प्लस साइन लिख दिया है। ठीक है। तो वही है कि द प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड विद द प्लस साइन। ठीक है, बिटवीन देम। उसके बाद अगर बात करें तो इन दोनों को अगर हमें सेपरेट करना है, ठीक है, अगर हमने एरो नहीं लगाया तो हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट को ऐसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे ऐसे रिएक्शन लिखा हुआ है, इसमें बीच में हमने एरो नहीं लगाया, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कौन सा रिएक्टेंट होगा कौन सा प्रोडक्ट होगा। इसलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम बीच में क्या करते हैं, एक एरो लगा देते हैं। ठीक है। तो एरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिफ्रेंशिएट होगा। तो ये कह रहा है कि एन एरो सेपरेट द रिएक्टेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड द प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्टेंट का जो कह सकते हैं, जो सॉरी एरो का जो हेड होता है उसे हमें क्या करना होता है, प्रोडक्ट की ओर रखना होता है। ठीक है। तो यहाँ यह हम कह सकते हैं दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि यही जो हो रहा है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। यानी ये बताएगा, ये इसका जो एंड पॉइंट है यानी हेड है, ठीक है, तो हेड क्या बताएगा, हेड ये बताएगा कि प्रोडक्ट जो है किधर फार्म हो रहा है। तो जिधर हेड होगा उधर ही फार्म होगा, यानी उसका टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है। ठीक है।
तो उसी टाइप से अगर बात करें अभी यहाँ पे बात करें तो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उसको पहले अगर बात करें, जैसे मान लीजिए Mg है और O2 है तो MgO है, तो ये क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर Mg 1 है 1 है, यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन देखें 2 है, तो यहाँ पर देखिए 1 है, तो इसका मतलब क्या है, इट इज ए अनबैलेंस इक्वेशन। तो इसी को बोलते हैं अनबैलेंस इक्वेशन। तो उसका डिफिनीशन हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए अनबैलेंस इक्वेशन तो लिख सकते हैं कि द केमिकल इक्वेशन इन व्हिच द नंबर ऑफ एटम ऑन द on of the element on both sided। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन, द केमिकल इक्वेशन इन व्हिच द नंबर ऑफ आइटम ऑफ द एलिमेंट ऑन द बोथ साइडेड, ठीक है, बोथ साइड्स रिएक्टेंट एज वेल एज ऑफ द रिएक्शन इज नॉट द सेम इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन द बोथ साइडेड ऑफ द इक्वेशन इज नॉट द सेम इज कॉल्ड अनबैलेंस इक्वेशन। तो अगर कोई हमारे पास इक्वेशन है, अगर उसमें कह रहा है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है Mg है और वो हमने O2 ले लिया और यहाँ पर हमने देखा कि MgO बन गया। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो रिएक्टेंट में अगर मैं Mg देखें तो 1 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर क्या है 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है ये अनबैलेंस इक्वेशन है, बिकॉज इन ये रिएक्टेंट ऑक्सीजन इज मोर देन द प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट के कंपेयरिंग में अगर बात करें तो यहाँ पर जो है रिएक्टेंट में जो आइटम्स हैं वो क्या है, मोर हैं, जिसकी वजह से हम कहेंगे इट इज ए अनबैलेंस इक्वेशन। क्लियर हो गया? तो इन ये अनबैलेंस इक्वेशन नंबर ऑफ आइटम ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द बोथ साइडेड आर नॉट सेम। ठीक है, तो सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे कि केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, स्केलेटल। ठीक है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि जो बैलेंस इक्वेशन होता है उससे क्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस्ड अगर केमिकल इक्वेशन देखें तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो ये कह रहा है कि द केमिकल इक्वेशन इन व्हिच द नंबर ऑफ आइटम ऑफ द एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन इज सेम। ठीक है, आर कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए केमिकल इक्वेशन है जिसमें इन व्हिच द नंबर ऑफ आइटम ऑफ द एलिमेंट ऑन द बोथ साइड रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन इज सेम आर कॉल्ड केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, यानी कोई ऐसा बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन है जिसमें क्या है रिएक्टेंट एंड कह सकते हैं प्रोडक्ट दोनों क्या हैं, सेम है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है PCl5 है। ठीक है, तो PCl5 को अगर हम हीट कर देते हैं तो इस केस में क्या फार्म होता है, PCl3 एंड Cl2 फार्म हो जाता है। क्लियर हो गया? तो इस केस में अगर बात करें तो यहाँ पर फास्फोरस 1 है और क्लोरीन देख रहे हैं आपका 5 और यहाँ पर भी बोथ साइड में अगर प्रोडक्ट में देखें तो 3 to 5 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, आपका रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो हम कह सकते हैं कि बैलेंस होने की वजह से इसे क्या बोलेंगे आप, बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो या तो फिर अगर बैलेंस नहीं है तो आपको उसको बैलेंस करना होगा। तो अगली बार हम अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसको बैलेंस कैसे करते हैं, हालांकि ये छोटा रिएक्शन है तो आप क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो देखो Mg देखो 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। लेकिन बट देखेंगे मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 2 जो है ये बैलेंस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, बस मेरा, तो उसको आगे बात करते हैं। तो पहले ये समझ में आ गया कि बैलेंस इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब क्या होगा कि द नंबर ऑफ आइटम्स ऑन द नंबर ऑफ आइटम इन ऑन बोथ साइड, ठीक है, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट आर सेम आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, जिसमें क्या होगा आपका नंबर ऑफ आइटम क्या होगा, बोथ साइड सेम होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्यों हम बैलेंस करें केमिकल रिएक्शन को, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि हम केमिकल रिएक्शन को हमें बैलेंस करना चाहिए। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो उस केस में अगर हम बात करें तो हम क्यों बैलेंस करते हैं, तो इसके लिए आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। तो क्लास 9th में हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, तो क्लास 9th में है। ठीक है, और 11th में भी, 11th में जाएंगे वहाँ पर भी है, आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगला हेडिंग लिख सकते हैं आप, नीड फॉर बैलेंसिंग ए केमिकल ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या जरूरत पड़ गई हमें केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नीदर
बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो मास होता है वो कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो हम मास को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं और क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, टू ओबे दिस लॉ, ठीक है, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन द प्रोडक्ट। ठीक है, तो कह रहा है टोटल मास जो होना चाहिए, यानी इसमें हमने देखा होगा कि आप क्लास 9 में देखे होंगे या नहीं देखे हैं तो यहाँ से समझ जाएंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल मास क्या हो गया आपका, प्रोडक्ट हो गया। तो ये ध्यान में रखें। अब ये इक्वल कैसे हो सकता है, यानी कह सकते हैं बराबर कैसे हो सकता है, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि जब रिएक्शन हमारा, जैसे मान लिया हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये फॉर्म हो गया, तो क्या हो गया आपका H2O हो गया। ठीक है, तो अगर इस केस में यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है देख रहे हैं 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो इसका मास हाइड्रोजन की वजह से तो सेम आएगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 2 है, तो ये आप जानते हो कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, और 2 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर मास जो है वो कितना है आपका, ऑक्सीजन का 16 है, और हाइड्रोजन का अगर चेक करें तो 2 है, तो 16 2 कितना हो जाएगा आपका 18 हो गया। और यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है आपका 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 और भी है, अगर ऐड कर लेते हैं इसमें तो कितना रिएक्टेंट में हो जाएगा 34, लेकिन प्रोडक्ट में अगर देखें तो कितना आ रहा है 18 एटॉमिक मास आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज़ ए अनबैलेंस्ड इक्वेशन बिकॉज इन बोथ साइड द एटॉमिक मास इज नॉट सेम। तो इसमें जो है इसका एटॉमिक मास जो है वो सेम नहीं है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं यह केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो है ये केमिकल इक्वेशन क्या कर रहा है, इस कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है। इसलिए हमें क्या करना होता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन कितना है आपका 2 है, यहाँ पे 2 है, तो अगर इस केस में अगर बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है आपका 2 है, तो यहाँ पर क्या है 1 है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4, तो ऑक्सीजन तो हो गया 2, लेकिन हाइड्रोजन कितना होगा 2 2 जा 4, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस केस में एटॉमिक मास क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा। एटॉमिक मास कैसे सेम होगा, उसमें अगर बात करें तो हाइड्रोजन देखिए आपका क्या है 2 2 जा 4 है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो जाएगा 4। अब यहाँ पे बात करते हैं आपका 16 है, तो यहाँ पे 16 एक का होता है, तो 2 का कितना 32, तो टोटल कितना हो गया आपका 32 है, तो हो जाएगा आपका 36। अगर यहाँ पे बात करें तो वाटर में हाइड्रोजन कितना है आपका 2 है, और ऑक्सीजन कितना है 16, तो 16 और 2 18 हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहे हैं 2H2 है, यानी एक का 16 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा आपका 32। तो एटॉमिक मास क्या हो गया, 36, तो एटॉमिक मास क्या हो गया आपका सेम हो गया। तो वही कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। तो अगर आपको केमिकल रिएक्शन में अगर हम मास को क्रिएट नहीं, ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी जितना मास होगा उतना मास में वो प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर हो गया, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एलिमेंट्स को आप बैलेंस कर दो, तो क्या हो जाएगा वो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका बैलेंस इक्वेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।